रिचर्ड फाइनमैन की मशहूर किताब 6 इजी पीसेस की दुनिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम फिजिक्स के कुछ सबसे बुनियादी लेकिन सच कहूं तो दिमाग हिला देने वाले आइडियाज को समझने की कोशिश करेंगे। मिशन बिल्कुल साफ है। किताब के पहले 3 चैप्टर से हम मादे यानी मैटर और एटम्स के बारे में ज़रूरी बातें जल्दी से समझेंगे और फिर हम सीधा गोता लगाएंगे चैप्टर 4 में, जो है केमिकल रिएक्शंस की हैरान कर देने वाली दुनिया। तो पहले 3 चैप्टर वो एक तरह से कहानी का स्टेज सेट करते हैं। चैप्टर 1 हमें उस एक सबसे ज़रूरी साइंटिफिक आइडिया से मिलवाता है, एटॉमिक हाइपोथेसिस, यानी दुनिया की हर चीज़ छोटे छोटे कणों मतलब एटम से बनी है जो हमेशा हमेशा हरकत में रहते हैं। फाइनमैन तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर सारी साइंटिफिक नॉलेज तबाह हो जाए और सिर्फ एक वाक्य बचाने की इजाज़त हो तो यही वो वाक्य होगा। बिल्कुल, मतलब सोचिए पूरे साइंस का सार एक लाइन में। हाँ, और फिर चैप्टर 2 और 3 इस आइडिया में जान डाल देते हैं। जैसे कल्पना कीजिए कि हम पानी की एक बूंद को इतना जूम करके देख रहे हैं, इतना कि हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम किसी भीड़ भरे डांस फ्लोर पे नाचते हुए दिख रहे हों। और फिर पता चलता है कि पानी का भाप बनना दरअसल कुछ एटम्स का उस डांस फ्लोर से बचकर हवा में उड़ जाना है। सही, ये हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस का एक बहुत ही विजुअल, एक एटॉमिक लेवल का नज़ारा देते हैं। मतलब ये पहले 3 चैप्टर हमें वो चश्मा पहनाते हैं जिससे हम उस अदृश्य दुनिया को देख पाते हैं जो हमारी असल दुनिया को चला रही है। लेकिन असली जादू तो तब शुरू होता है जब ये एटम सिर्फ एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, बल्कि अपने डांसिंग पार्टनर्स बदल लेते हैं। हाँ, जब वे मिलकर कुछ बिल्कुल नया बना देते हैं, और यहीं से चैप्टर 4 की कहानी शुरू होती है। सही कहा। तो ये जो कुछ नया बनाना है, इसका असल में मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए पानी का जमकर बर्फ बनना, क्या वो भी एक केमिकल रिएक्शन है? क्योंकि वहां भी तो चीजें बदल रही हैं। ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि यही फर्क साफ होता है। देखिए, पानी का बर्फ बनना एक फिजिकल चेंज है, केमिकल नहीं। अच्छा। उसमें पानी के मॉलिक्यूल यानी H2O बस अपनी जगह पर कह सकते हैं कि जम जाते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन वो रहते H2O ही हैं। मॉलिक्यूल वही रहता है। हाँ, पर एक केमिकल रिएक्शन में एटम्स का पूरा मेकओवर हो जाता है। वे अपने पुराने साथियों को छोड़कर नए पार्टनर बना लेते हैं। ओके, ये सिर्फ जगह बदलना नहीं है, ये पूरी पहचान बदलना है। और इस पहचान बदलने के नतीजे तो कभी-कभी बहुत चौंकाने वाले हो सकते हैं। किताब में कार्बन और ऑक्सीजन का एक जबरदस्त उदाहरण है। कोयले में कार्बन है, हवा में ऑक्सीजन। जब आप उन्हें मिलाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वो बस एक मिक्सचर बनकर रह जाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो रिएक्ट करते हैं और नतीजा होता है आग, गर्मी, रोशनी। ये एक ऐसा बदलाव है जिसे आप सिर्फ महसूस नहीं करते बल्कि देख सकते हैं। बहुत नाटकीयगा। और उस नाटक के पीछे का विज्ञान ये है कि नए पदार्थ बन रहे हैं। कार्बन और ऑक्सीजन, जो अपने आप में बिल्कुल अलग एलिमेंट हैं, वो मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO या कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, या कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बना सकते हैं। ये पूरी तरह से नए कंपाउंड हैं जिनकी प्रॉपर्टीज कार्बन और ऑक्सीजन से बिल्कुल ही अलग है। अच्छा। यहीं पर फाइनमैन कहते हैं कि केमिस्ट एक तरह से जासूस की तरह काम करते हैं। वे अलग अलग चीजों को मिलाते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, और फिर उन नतीजों से पता लगाते हैं कि मॉलिक्यूल्स की अंदरूनी बनावट कैसी होगी। और यहाँ एक ऐसी बात है जो मेरा तो दिमाग चकरा देती है। किताब में वायलेट यानी बैंगनी फूल की गंध का जिक्र है। हम सबने उसे महसूस किया है। कमाल की बात यह है कि वो मीठी, वो खास खुशबू सिर्फ कुछ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की एक बहुत ही खास जमावट की वजह से है। एक खास पैटर्न। हाँ, एक पैटर्न। और अगर बस एक परमाणुओं को भी इधर से उधर कर दिया जाए तो हो सकता है वो खुशबू पूरी तरह गायब हो जाए, या शायद सड़े हुए अंडे जैसी गंध आने लगे। बिल्कुल। मतलब दुनिया की हर गंध, अच्छी या बुरी, सिर्फ परमाणुओं का एक आर्किटेक्चर है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, आर्किटेक्चर। ये सिर्फ एटम्स का ढेर नहीं है, ये उनकी बनावट, उनकी संरचना है जो मायने रखती है। इसी वजह से केमिस्ट ने इन जटिल मॉलिक्यूल्स को नाम देने और उनका वर्णन करने के लिए नियम बनाए हैं, एक पूरी भाषा तैयार की है। ये कोई रैंडम कॉम्बिनेशन नहीं है। इसमें एक सिस्टम है, एक लॉजिक है, जिससे हम इस मॉलिक्यूलर दुनिया को समझ सकते हैं और इसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, जिस सब सुनने में बहुत दिलचस्प लगता है, एटम्स का आर्किटेक्चर, नई चीजों का बनना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। फाइनमैन खुद कहते हैं कि एटम इतने छोटे हैं कि हम उन्हें सीधे तौर पर देख ही नहीं सकते। सही है। मतलब सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं। तो फिर
तो फिर हम ये कैसे मान लें कि ये सब सच है? ये सब एक बहुत अच्छी कहानी लगती है, पर इसका सबूत क्या है? ये एक शानदार और एकदम वाजिब सवाल है। हम सीधे तौर पर एक एटम को काम करते हुए नहीं देख सकते, इसलिए हमें जासूसों की तरह ही काम करना पड़ता है। मतलब हमें अप्रत्यक्ष सबूतों पर, इनडायरेक्ट एविडेंस पर निर्भर रहना पड़ता है। और किताब में इसका एक बहुत ही ठोस उदाहरण दिया गया है, जिसे ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ब्राउनियन मोशन, ये क्या चीज है? सोचिए कि आप एक बहुत बड़ी बॉल को एक शांत स्विमिंग पूल में रख दें। ओके। लेकिन असल में वो पूल शांत नहीं है। उसमें करोड़ों अदृश्य बच्चे हैं जो लगातार बॉल पर हर तरफ से कंकड़ फेंक रहे हैं। किसी भी एक पल में दाईं ओर से बाईं ओर की तुलना में 2-4 कंकड़ ज्यादा लग सकते हैं और बॉल हल्का सा हिल जाएगी। फिर अगली पल बाईं ओर से ज्यादा लगेंगे तो वो दूसरी तरफ हिल जाएगी। यही ब्राउनियन मोशन है। जब हम माइक्रोस्कोप से पानी में धुएं के बड़े कणों को देखते हैं तो वो ठीक इसी तरह लगातार कांपते और थिरथराते रहते हैं। एक मिनट रुकिए, मतलब हम धुएं के कण को हिलते हुए देखते हैं, हाँ, और उससे ये निष्कर्ष निकालते हैं कि उस पर कोई अदृश्य चीज बमबारी कर रही है। ये थोड़ा बड़ा चढ़ाकर नहीं लगता? पहली बार सुनने में ऐसा लग सकता है, लेकिन इसका कोई और बेहतर एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। उन कणों को हिलाने के लिए कोई ऊर्जा तो चाहिए, है ना? हाँ, वो तो है। और वो ऊर्जा पानी के अदृश्य मॉलिक्यूल्स की लगातार टक्करों से आ रही है। ये परमाणुओं की अदृश्य दुनिया का एक तरह से सीधा प्रसारण है, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। और एक और सबूत है। अच्छा। क्रिस्टल की संरचना। जब हम एक्सरे का इस्तेमाल करके नमक जैसे किसी क्रिस्टल को देखते हैं तो एक्सरे उससे टकराकर एक खास पैटर्न बनाती हैं, स्थित एक जालीदार ग्रिड में लगे हों। ओके। तो भले ही हम एक एक एटम को ना देख पाएं, लेकिन उनकी पूरी टीम की बनावट का कह सकते हैं एक शैडो या अक्स हम साफ साफ देख सकते हैं। वाह, ठीक है, तो सबूत मौजूद है। एटम असली हैं, वे रिएक्ट करते हैं, वे गंध और आग बनाते हैं। लेकिन अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, इस सब का जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी और जिंदगी से क्या लेना देना है? फाइनमैन इस पूरी चर्चा को जीवन से कैसे जोड़ते हैं? यहीं पर यह किताब फिजिक्स और केमिस्ट्री से आगे बढ़कर फिलॉसफी को छूने लगती है। किताब का एक मुख्य आइडिया यह है कि हर चीज, जिसमें जीवित प्राणी भी शामिल है, परमाणुओं से बनी है। हम और आप भी उन्हीं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ और एटम से बने हैं जिनसे पत्थर और हवा बने हैं। ये कहना कि हम बस एटम्स का एक ढेर हैं, थोड़ा अजीब लगता है। मतलब ये हमारी जटिलता को कम करने जैसा है। मुझे यकीन है कि फाइनमैन का मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा होगा। बिल्कुल। अगर हम सिर्फ एटम्स का ढेर होते तो हम में और एक चट्टान में कोई फर्क नहीं होता। असल कुंजी ढेर में नहीं बल्कि व्यवस्था और बातचीत में है। व्यवस्था? हाँ, अरेंजमेंट। एक जटिल सिस्टम के गुण, चाहे वो एक फूल हो या इंसान, सिर्फ उसके एटम्स के गुण नहीं होते, बल्कि उन एटम्स की व्यवस्था और उनके आपस में बातचीत करने के तरीके से पैदा होते हैं। तो ये सिर्फ सामग्री के बारे में नहीं है, बिल्कुल, बल्कि रेसिपी और उसे बनाने के तरीके के बारे में है। ये एक बेहतरीन उपमा है। बिल्कुल, मानव शरीर, जैसा कि किताब बताती है, इन्हीं पुराने एटम से बनी एक असाधारण रूप से जटिल संरचना है। सोचिए, वही गिने चुने एटम्स इतनी कमाल की तरतीब में लगे हैं कि वे चल सकते हैं, बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं, और यहाँ तक कि अपने ही एटम्स के बारे में सवाल भी पूछ सकते हैं। हाँ, ये सब उस आणविक नृत्य का ही नतीजा है, बस ये नृत्य कहीं ज्यादा जटिल और शानदार है। वाह। और किताब यहीं पर एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक मोड़ पर खत्म होती है। ये सिर्फ ये नहीं कहती कि हम एटम से बने हैं, बल्कि ये इशारा करती है कि एटम्स की इस जटिल व्यवस्था से असाधारण संभावनाएं, मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी पॉसिबिलिटीज पैदा होती हैं। मतलब ये हमें केमिस्ट्री की बुनियादी बातों से उठाकर जीवन के सबसे बड़े सवालों के सामने लाकर खड़ा कर देती है। ये सब कुछ इतने व्यवस्थित तरीके से कैसे काम करता है और ये व्यवस्था क्या-क्या करने में सक्षम है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि केमिकल रिएक्शन सिर्फ टेस्ट ट्यूब में होने वाली कोई चीज नहीं है। वे इस ब्रह्मांड का क्रिएटिव इंजन है। ये परमाणुओं का एक गतिशील नृत्य है जो नए मॉलिक्यूल बनाता है, और यही पुनर्व्यवस्था हमारे आसपास की दुनिया को जन्म देती है। आग की गर्मी से लेकर फूलों की खुशबू तक, और यहाँ तक कि जीवन की अविश्वसनीय मशीनरी तक। और यहाँ एक विचार है जिसके बारे में सोचा जा सकता है
किताब बताती है कि जटिल सिस्टम के गुण, जैसे कि जीवित प्राणियों के गुण, उनके परमाणुओं की व्यवस्था से उभर कर आते हैं। एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी। हाँ, एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर चेतना यानी कॉन्शियसनेस और हमारे जीवित होने का एहसास भी परमाणुओं की एक बेहद जटिल व्यवस्था का ही एक उभरता हुआ गुण है, तो इसका क्या मतलब है? तो क्या इसका मतलब ये है कि जीवन, बुद्धि और हमारा सोचना समझना बस फिजिक्स और केमिस्ट्री के नियमों का एक स्वाभाविक नतीजा है, जब चीजें एक हद से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं?